आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 1.0 जो एग्जाम हुआ था 26 अगस्त 2023 का। इसका प्रीवियस ईयर का पेपर है। जनरल स्टडीज का हम लोग सेक्शन इसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 40 तक का यह एग्जाम हुआ था। जो भी टीचर हैं 11 12th के लिए उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह कितना है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 8 पाई ल्यूमेन। 8 पाई ल्यूमेन जो है वह दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना यह प्रकाश फ्लक्स जो है पैदा करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 8 पाई ल्यूमेन। अगला 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली जो स्प्रे बोतल होती है, इसमें निम्नलिखित में से किस पर यह काम करती है? तो यह केशिका क्रिया पर यह काम करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, केशिका क्रिया, यानी यह कैपिलरी एक्शन पर यह काम करता है। जो भी घरेलू क्लीनर होता है, परफ्यूम स्प्रेयर होता है, इसमें जो स्प्रे बोतल होती है वह कैपिलरी एक्शन पर काम करता है, यानी केशिका क्रिया पर यह काम करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय यानी कि बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सफेदा, यानी कि व्हाइट लेड हम लोग कहते हैं लेड कार्बोनेट को। लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है सफेदा, यानी व्हाइट लेड है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो सही उत्तर हो जाएगा लिथियम। लिथियम जो है इसका परमाणु त्रिज्या जो है यह सबसे बड़ा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिथियम। 13 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले हैं गार्नर और एलार्ड। गार्नर और एलार्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधे में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले हैं गार्नर और एलार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है जो केरल की जो है शांत घाटी, यानी इसको हम लोग कहते हैं साइलेंट वैली। यह संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। इसलिए जो यह साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, जो कि केरल में स्थित है, यह इसलिए संरक्षित है क्योंकि यहाँ काफी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है पौधे और जानवरों की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम जो होता है यह क्या होता है? चपटा होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्तनधारी में जो सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम जो होता है वह चपटा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इसका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है वह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी यह सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, लिम्फोसाइट्स। यह एक तरह का श्वेत रक्त कोशिका है। श्वेत रक्त कोशिका है लिम्फोसाइट, यानी यह व्हाइट ब्लड सेल्स है, WBC है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, ज्ञान दीप नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो सही उत्तर है इसका दरिया साहेब जो थे वह ज्ञान दीपक नामक पुस्तक था, इसकी रचना किए थे दरिया साहेब ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 18 नंबर अगला क्वेश्चन है, भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल को शुभारंभ किए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका UGC, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका फुल फॉर्म है UGC का। यह हाल ही में उत्साह पोर्टल को यह शुभारंभ किया है, और यह जो उत्साह पोर्टल है इसके माध्यम से आप विश्वविद्यालय UGC की पहल के बारे में विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ उत्साह का जो फुल फॉर्म है यह याद रखिएगा, अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन इन हायर स्टडीज, यह इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, उत्साह का है। अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन इन हायर स्टडीज। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च कब किया गया था? तो इसे 19 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2023 को। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह जो प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र को चालू किया गया था यह असम में किया गया था।
असम का जोरहाट पंप स्टेशन है, जोरहाट पंप स्टेशन है। यहाँ प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र को चालू किया गया था। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर है। अगला 21वां नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? तो वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को घोषित किया गया था, वर्ष 2023 को। और इसका मुख्य उद्देश्य था मिलेट्स, यानी इसको हम लोग मोटा अनाज भी कहते हैं, तो इसके प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को घोषित किया गया है, वर्ष 2023 को किया गया था। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जो मिलेट्स है इसके बारे में है, कौन कौन से मिलेट्स जो है भारत में ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका नाम है रागी, ज्वार, सामा, या इसको कहते हैं हम लोग छोटा बाजरा, बाजरा और वरीगा। यह कुछ महत्वपूर्ण जो है मिलेट्स हैं जो कि भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। और यह जो मिलेट्स है वह देश के लगभग 131 देश में इसका उत्पादन किया जाता है। और भारत जो देश है वह विश्व में बाजरा जो है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है भारत। तो याद रखिएगा इसको, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष का घोषणा किया गया था वर्ष 2023 का। अगला 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीते हैं? तो सही उत्तर है इसका एलिस बियालियात्स्की। एलिस बियालियात्स्की जो है इनको वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2023 का जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, इनको वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर है, 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार के द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सही उत्तर है न्यायमूर्ति संजय कुमार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति संजय कुमार को। और यह जो बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, यह अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर है, भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। यह जो फिल्म था वह भोजपुरी की यह पहली फिल्म थी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका स्क्रीनिंग किया गया था फरवरी 1963 को। अगला है 25वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को पूर्व से पश्चिम दिशा में इसको व्यवस्थित करना है। यानी सबसे पहला जो होगा पूर्व में होगा और उसके बाद पश्चिम दिशा की तरफ हमको व्यवस्थित इसको करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो 4 थर्मल पावर प्रोजेक्ट दिया हुआ है यह कहाँ स्थित है। तो कोटा तो नाम से ही क्लियर है, यह राजस्थान में स्थित है। दूसरा है नामरूप जो कि यह असम में स्थित है। तीसरा है ओबरा जो कि स्थित है यह उत्तर प्रदेश में। और चौथा है परीक्षा, यह भी स्थित है उत्तर प्रदेश में। यह जो है उत्तर प्रदेश का झांसी जिला में यह स्थित है और यह स्थित है सोनभद्र जिला में। तो आइए इसको ऑप्शन से देख लेते हैं। तो सबसे पूर्व से हमको पश्चिम में करना है, तो सबसे पूर्व में स्थित है नामरूप। तो दूसरा हो जाएगा, तो यह ऑप्शन बी या सी हो सकता है। और यहाँ दिया हुआ है उपर्युक्त में से एक से अधिक भी है और उपर्युक्त में से कोई नहीं भी है। तो सबसे पहला जो है नामरूप है, सबसे पहला है नामरूप और सबसे पश्चिम में हो जाएगा कोटा। यानी कि 2 जो होगा सबसे आगे होगा और 1 जो होगा सबसे पीछे होगा। दूसरा नंबर के बाद आएगा तीसरा नंबर ओबरा, इसके बाद आएगा परीक्षा, उसके बाद सबसे लास्ट आएगा यह कोटा, क्योंकि यह सबसे पश्चिम में स्थित है। सबसे पूर्व में स्थित है नामरूप असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4, 1। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो सही उत्तर हो जाएगा उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। त्रिवार्ता के अनुसार जो है भारत की जो जलवायु है वह उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापिसी जो होता है वह इसकी सामान्य तिथि क्या है? तो यह 15 अक्टूबर तक यह दक्षिण पश्चिम मानसून की जो है वापिस होता है हैदराबाद में। इसकी जो सामान्य तिथि है वह 15 अक्टूबर है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 15 अक्टूबर। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून
की जो वापसी होती है उस समय ही तमिलनाडु, ये सब जो एरिया है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का एरिया, यह सब जगह में बारिश होता है। अगला 28वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो सही उत्तर हो जाएगा गोवा में सबसे ज्यादा नगरीकरण है। गोवा जो राज्य है वहां सबसे ज्यादा नगरीकरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यहाँ लगभग 62.2% यह नगरीकरण है। अगर हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी राज्य की, तो यानी उत्तर पूर्वी राज्य की बात करते हैं, तो यहाँ मिजोरम जो है, यहाँ सर्वाधिक नगरीकरण है 51.5%। तो राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा नगरीकरण है गोवा में। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो नई दिल्ली में लगभग 97.5% नगरीकरण है। वहीं चंडीगढ़ जो है, यहाँ लगभग है 97.25% नगरीकरण है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है, मालनाड क्षेत्र का संबंध जो है वह निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो मालनाड जो क्षेत्र है इसका संबंध मुख्यतः है कर्नाटक के पठार से। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का पठार से है संबंध मालनाड क्षेत्र का। और यह जो मालनाड क्षेत्र है इसको एक और नाम है मैसूर पठार, इसे मैसूर पठार के भी नाम से जाना जाता है। इसका जो ऊंचाई है लगभग एवरेज है 600 से लेकर 900 मीटर जो है इसका एवरेज ऊंचाई है। अगला है 30वां नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? तो सही उत्तर हो जाएगा यह गोंडवाना लैंड का भाग है। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है वह गोंडवाना लैंड का यह भाग है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना लैंड। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो यह लगभग 8.58% है। यानी बिहार की जो जनसंख्या का प्रतिशत है भारत के कुल जनसंख्या के तुलना में 8.58% है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगर हम बात करें 2011 की जनसंख्या की, तो भारत की जो जनसंख्या थी वह लगभग 121.08 करोड़ थी। वहीं बिहार की जो जनसंख्या थी वह लगभग 10.41 करोड़ है। यह है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल या नहीं खाता है? यानी यह दक्षिण गंगा क्षेत्र में या नहीं है, इसमें कौन सा जोड़ा जो है? पटना मुंगेर, गया अरवल, पटना वैशाली। तो इसमें यह हो जाएगा गया अरवल जो है वह बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल खाता है। गया अरवल, पटना मुंगेर। इसमें सिर्फ पटना वैशाली जो है यह उत्तरी गंगा क्षेत्र से मेल खाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पटना और वैशाली। इसमें सिर्फ पटना और वैशाली जो है उत्तर गंगा क्षेत्र से मेल खाता है, यानी दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला है, नव भारत का पैगंबर किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को बंगाल में। और राजा राम मोहन राय को एक और नाम दिया गया है कि इन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक भी कहे जाते हैं, राजा राम मोहन राय। और इन्हें नव भारत का पैगंबर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, राजा राम मोहन राय। अगला है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे इनके आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इनका उपन्यास था आनंद मठ, इसमें वर्णन किया गया है सन्यासी विद्रोह का। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा यह लिखा गया है नोवेल यानी उपन्यास आनंद मठ है, जिसमें वर्णन किया गया है सन्यासी विद्रोह का। और यह जो विद्रोह था वह लगभग 1760 में यह शुरू हुआ था। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर जो थे वह लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो गदर पार्टी था इसका स्थापना हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और जो गदर पार्टी था इसका स्थापना हुआ था 15 जुलाई 1913 को। और इनके संस्थापक थे लाला हरदयाल, संत बाबा वसाखा सिंह देदेहर, संतोख सिंह और सोहन। इन्होंने मिलकर 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना किए थे संयुक्त राज्य अमेरिका में। और जो गदर पार्टी था इसका मुख्यालय था, यह भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी
कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को था। गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को। अगला 37 नंबर जो क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो इसमें किसी को भी कमांडर इन चीफ नहीं नियुक्त किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। गया मुंडा थे, इनको सिर्फ कमांडर नियुक्त किया गया था, और डोका मुंडा को राजनीतिक और सोमा मुंडा को धार्मिक और सामाजिक मामलों के प्रमुख बनाया गया था। और जो बिरसा मुंडा के द्वारा जो विद्रोह हुआ था, इसको कहते हैं हम लोग मुंडा विद्रोह, या इसको एक और नाम दिया गया है उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। उल गुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो सही उत्तर इसका है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और बिहार समाजवादी पार्टी जो है, इसका गठन किया गया था वर्ष 1931 में। और इसके बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था वर्ष 1934 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था वर्ष 1931 में। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय जो है पटना में है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन किया गया था वर्ष 1908 में। तो इसका सही उत्तर है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का जो मुख्यालय है पटना में, इसका गठन किया गया था वर्ष 1908 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है, यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिकतर यह बीपीएससी एग्जाम से पूछा जाता है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर इसका नाम है सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति है, इसका एक शाखा का स्थापना किया गया था पटना में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जनरल स्टडीज का क्वेश्चन था। बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो पूछा गया था उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा।